हेलो बच्चों, वेलकम और वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। और हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट के कुछ लेक्चर्स निकल चुके हैं। जो लोग अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो चाहे तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, बट बेसिक चीज़ें ही अभी कंप्लीट हुई हैं, तो इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं किस टॉपिक पे कि अंतरा आणविक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, मतलब 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो हम पिछले लेक्चर में क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलीय सॉलिड के बारे में बात किए थे। कुछ कैरेक्टर के आधार पे ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। किसके कैरेक्टर? ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, उसके अंदर जो ज्यामिति होती है ना बेटा, उसके आधार पे क्रिस्टलीय ठोस को 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस एंड अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस लास्ट में जो 7वां पॉइंट था वो मैंने बताया था कि ये स्यूडो सॉलिड होता है और सुपर कूल्ड सॉलिड होता है कौन? अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसके वजह से असत्य ठोस, जो भी चीज़ें असत्य होती हैं या स्यूडो होती हैं, हम उनके बारे में आगे चल के बात नहीं करते हैं। तो जो भी सत्य हैं उन पर बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं। किसके बेस पे? उनमें लगने वाले अंतरा आणविक बल के आधार पे। देखो, आमतौर पे ये जो बल वोल फोर्स होता है ये हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, क्लास 11th में। एज यू नो, मतलब जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये मान के मैं एज्यूम करके मैं चलूँगा, तो ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन ठोस 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया है? अंतरा आणविक बल के आधार पे। तो पहला कौन सा है? आणविक ठोस। और आणविक ठोस को इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है बेटा। तो वो पिछली क्लास में मैंने क्रम थोड़ा सा बिगाड़ रखा था। बिगाड़ मतलब क्या? जो एनसीईआरटी का जो क्रम है उस क्रम में नहीं था, जो स्लाइड थी, तो मैंने इसको सही किया और एनसीईआरटी के क्रम में क्रमबद्ध कर दिया, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मेन बुक है उसी को लेके चलेंगे, ज़्यादा इधर उधर फालतू नहीं चलनी है अपन को, एनसीईआरटी में ही चलनी है। एनसीईआरटी ही सब कुछ है, एनसीईआरटी माता की जय। और पढ़ते हैं यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या है? इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसे बोलते हैं, ये जो सेकेंड है, आयनिक ठोस। ये आयनिक ठोस, तो इसे इंग्लिश में भी बोलते हैं आयनिक सॉलिड। देखो बेटा, हिंदी मीडियम पढ़ तो रहे हो, बट कुछ इंग्लिश, उसका अंग्रेजी जो भी है उसका मतलब जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के पढ़नी ही है। धात्विक ठोस। धात्विक ठोस को बोलते हैं मेटैलिक सॉलिड। मेटैलिक सॉलिड। ये चारों किसके प्रकार हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। इसे बोलते हैं सहसंयोजक ठोस को कोवैलेंट, क्या बोलते हैं? कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। अब एक एक करके हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे कि आखिर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब आणविक ठोस में होता क्या है। तो देखो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था सॉलिड का जो बेसिक कैरेक्टर है ना, सॉलिड जो उनके जो अवयवी कण है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनमें वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब प्रबल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये तो इनका पहला कैरेक्टर है। दूसरी बात कि ये अपने ही जगह पे कंपन करते हैं, क्योंकि इनका जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो मतलब कि इनका बल, जिस बल से जुड़े होते हैं वो इतना क्लोजली होता है ना कि इनको छोड़ता नहीं है कि ये फ्रीली मूव कर लें, ठीक है ना। तो ये अपने ही जगह पे डैम्पिंग मोशन मतलब ऑसिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम जैसे बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीज़ों के आधार पे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक प्रकार है। वाह, ठीक है, यहाँ देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें उपस्थित अवयवी कण, जो अवयवी कण है वो है अणु। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, अणु होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसमें उपस्थित अवयवी कण अणु होते हैं। और ये नोट पॉइंट में है कि इसमें उपस्थित अणु पारस्परिक रूप से जुड़े होते हैं, मतलब कि पारस्परिक रूप से प्रबल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण इसमें गलनांक व कथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। क्या होता है? उच्च मतलब निम्न होता है, उच्च मतलब नहीं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सॉरी, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो होता है, इनका ये स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। इनमें स्पेस थोड़ा सा होता है। एक अणु जो बनाते हैं अपने साथ जुड़ जाने के बाद थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, जिसके वजह से इनमें परस्पर जुड़े होते हैं। मतलब कि मॉलिक्यूल जो है ना एक दूसरे, जैसे कि मान लो NaCl का अणु है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जैसे आयोडीन का ये अणु है, तो ये पूरा एक जगह मॉलिक्यूल्स ऐसे इकट्ठा होंगे, फिर दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ इकट्ठा होगा, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो Na हो गया और ये Cl हो गया, यहाँ Na हो गया और ये Cl हो गया, तो इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस होगी। इस वजह से ये पारस्परिक रूप से ये जुड़े होते हैं। इसमें उपस्थित अवयवी कण जो अणु है वो परस्पर रूप से जुड़े होते हैं।
जो कि इसमें इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका मतलब गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। मैंने उच्च बोल दिया, वो थोड़ा सा मिस हो गया। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है, और इसके उदाहरण हैं आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस एंड इत्यादि। कुछ और भी हैं जो हम आगे चल के इस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि आणविक सॉलिड मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड इनके अवयवी कण अणु होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। देखो वही बात दोबारा किया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और देखो अब इनके ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? अध्रुवी ठोस, ध्रुवी ठोस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सब चीज़ें केमिकल बॉन्ड की हैं, ठीक है ना। तो ये अगर इसमें सॉलिड स्टेट में है तो ये इनके मतलब बीच में लगने वाले अंतरा आणविक बल के आधार पर रखा गया है। लेकिन ये सब चीज़ें जो पढ़ रहे हैं ये सब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। क्लास 11th का पढ़ चुके होंगे आप लोग, जो भी है जहाँ भी आप पढ़े होंगे ये सब चीज़ें पढ़ लिए होंगे। और नहीं पढ़े होंगे तो मैं जब क्लास 11th का एक्सेलरेट बैच जब चलाऊँगा तो उसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल ये जो बैच है आपका क्लास 12th का, ये बैच है डायनामिक बैच, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लेके चल रहे हैं क्लास 12th का यूपी बोर्ड प्लस प्रस्परी, इसके साथ साथ हम लोग लेके चल रहे हैं सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट, और जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ग्रेजुएशन के लिए बीएससी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उनका सब कुछ इसमें लेके चला जा रहा है। तो इस हिसाब से नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। तो आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? अध्रुवी ठोस, अध्रुवी ठोस को बोलते हैं इंग्लिश में नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है ना। अब बात करते हैं नॉन पोलर सॉलिड। दूसरी बात कि जो ये ध्रुवी ठोस है इन्हें बोलते हैं पोलर सॉलिड, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस, जिसमें हाइड्रोजन बंध की मतलब हाइड्रोजन का उपस्थिति होगी, जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। नाम से ही कुछ लग रहा है। तो एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। अध्रुवी ठोस, इसके अणुओं के मध्य लंदन फोर्स मतलब लंदन फोर्स होते हैं। ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव होते हैं। मतलब जो अध्रुवी ठोस हैं ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव होते हैं, ठीक है ना। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट देखते चलिए। इनका गलनांक कम होता है। गलनांक तो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड का पूरा गलनांक निम्न होता है, क्योंकि उनके देख ही रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मैंने दिखाया था स्ट्रक्चर अभी। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो कुछ इस प्रकार, जैसे कि मान लो कि NaCl का था मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मान लो कि ये पूरा सॉलिड का अरेंजमेंट इस प्रकार इसमें हुआ है। तो ये इनका अणु जैसे ऐसे करके जुड़े होंगे, तो बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये निम्न ताप पर भी ये अपना टेम्परेचर मतलब ये चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है इसमें, इसलिए इनका गलनांक कम होता है। ये मुलायम होते हैं, बहुत ज़्यादा रफ या हार्ड नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये कॉम्पैक्टली नहीं जुड़ते हैं। सॉलिड का तो है ही कि वो कॉम्पैक्टली जुड़े होते हैं, बट इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी खासी होती है, लेकिन उसके बगल में जो एक और मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होने के कारण ये थोड़े सॉफ्टली हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। एग्जाम्पल में I2Cl2 मतलब क्लोरीन एंड बेंजीन, C6H6 बेंजीन, CO2 एट्सेट्रा, ठीक है ना, आदि ये सब चीज़ें अध्रुवी ठोस में है। चलो अध्रुवी ठोस में मैं एक एक्स्ट्रा बताता हूँ। अध्रुवी ठोस जो होते हैं नॉन पोलर सॉलिड जो होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये है नीट के इक्वल क्वेश्चन, और ये पढ़ाएंगे हम क्लास 11th में। तो जो अध्रुवी ठोस होता है नॉन पोलर सॉलिड, उसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है ना वो 0 होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को देखते चलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ध्रुवी सॉलिड मतलब पोलर सॉलिड। पोलर से लग रहा है कि इसमें ये चार्ज द्वारा जुड़े होंगे। चार्ज द्वारा मतलब क्या, ये Na प्लस है और Cl माइनस है, तो इस प्रकार से जुड़े होंगे, ये प्लस माइनस से जुड़े होंगे, ठीक है ना। इनमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। तो इनको देखिए, इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण, 2 बार हो गया, द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। मतलब द्विध्रुव मतलब क्या है, 2 ध्रुव, एक प्लस और माइनस का ध्रुव का आकर्षण होता है। कुछ इस प्रकार कि एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन जुड़ा रहता है। इस प्रकार के ठोस को बोलते हैं पोलर सॉलिड, ठीक है ना। ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव होते हैं। क्या होते हैं ये कमरे के ताप पे, मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा, रूम टेम्परेचर RT जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पे ये गैस या द्रव होते हैं, जबकि ये क्या थे, ठोस और द्रव थे। कौन, ये देखो यहाँ पे, ये कमरे के ताप पे ये भी गैस और द्रव होते हैं, अध्रुवी ठोस। कमरे के ताप पे जो ये
ठोस जो हैं, ध्रुवीय ठोस, ये गैस या द्रव होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण में जो है HCl, SO2 एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब फटाफट आओ इसका हम देख लेते हैं कि अध्रुवीय ठोस और ध्रुवीय ठोस होते कैसे हैं, ठीक है। ये देखो, ये है पोलर सॉलिड मतलब ध्रुवीय ठोस। ये देख रहे हो, एक प्लस चार्ज मतलब द्विध्रुव आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हो नॉन पोलर सॉलिड जिसका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पे सबका डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। तो हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस में क्या होता है, इनके बीच में जो अंतरा आणविक बल जो होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये है हाइड्रोजन बंध, टोटली हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना, ये जुड़ा हुआ है डैश डैश से। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना, ये मुलायम होते हैं। और उदाहरण में है क्या, बर्फ़, ठीक है ना। बर्फ़ में जो होता है ये जैसे कि H2O का कण जब कॉम्पैक्टली जुड़ा होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं तो पूरा मतलब बनता है वो बर्फ़ का एक गोला सॉलिड पूरा, ठीक है ना। तो क्या करता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार भांति दिखता है, ठीक है ना, इस भांति दिखता है हाइड्रोजन से। जो ये डैश डैश पॉइंट, यही इसी को बोलते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। किस में होता है, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस में, ठीक है। ये मुलायम होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण में इसका एक एग्जाम्पल है बर्फ, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, जो सेकंड था वो था आयनिक ठोस, ठीक है ना। तो इनके अवयवी कण जो होते हैं, देखो नाम से ही कुछ लग रहा है, जैसे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड था तो उनके अवयवी कण अणु थे। इसमें आयनिक ठोस में ये सब बेसिक चीज़ है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ। काफ़ी मेरा लेक्चर लेट हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ कि थोड़ा सिलेबस को मैं, वैसे टाइम तो बहुत है, सिलेबस का कोई चिंता नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो इनके अवयवी कण आयन होते हैं आयनिक ठोस में, ठीक है ना। पहला पॉइंट, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो आयनिक सॉलिड में उनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं आप ना। इनके आयनों के मध्य प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग वैद्युत आकर्षण होता है, ठीक है ना। अतः ये कठोर व उच्च गलनांक वाले होते हैं। देखो जो आयनिक ठोस होते हैं ना, ये इनका जो गलनांक होता है, गलनांक ये काफ़ी उच्च होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रबल होता है। उसमें देखो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो जो हम पढ़ रहे थे, ये सेकेंड पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। दूसरा है, पहला तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक ठोस मतलब कि आयनिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो था उसमें परस्पर जुड़े होते हैं, उनके अवयवी कण मतलब परस्पर ऊपर व्यवस्थित होते हैं, जिसके वजह से उनमें क्या नाम है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट निम्न था। बट इसमें प्रबल मतलब कि दुर्बल नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग वैद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। अतः ये कठोर व उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये भंगुर भी होते हैं, मतलब ये बिखर मतलब हैमर किया जाए तो ये टूटते भी हैं, भंगुरता भी होती है इसमें। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, परंतु पिघली हुई अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये ठोस अवस्था में जब होते हैं आयनिक ठोस, जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड, ये ठोस अवस्था में क्या होता है बेटा, ठोस अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। बट जब ये पिघली अवस्था में मतलब द्रव अवस्था में हो तो ये विद्युत मतलब सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट देखो, ठोस अवस्था में विद्युत के ये कुचालक होते हैं, परंतु जब ये पिघली हुई अवस्था होती है ना तो विद्युत के ये सुचालक होते हैं, ठीक ना। उदाहरण कौन सा है, NaCl, ठीक है ना, KCl, K2SO4, NH4Cl, CaCl एंड FeCl3 एक्सेट्रा और भी है, ठीक है ना। अब देखो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, यहाँ पे देखो कुछ इमेज दिख रहा है, ठीक है। आयनिक सॉलिड का कुछ इमेज दिख रहा है, देखो ये आयंस के रूप में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये Na प्लस Na माइनस जैसे कि 10 11 ये सब चीज़ें दिख रहा है ना, ये कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होता है। ये 17 प्लस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से ये जैसे कि मान लो NaCl है, ठीक है, तो Na प्लस और Cl माइनस, ठीक ना। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके ये अब परस्पर बंध बनाते हैं, तो ये इस प्रकार के सॉलिड को बोलते हैं आयनिक सॉलिड, ठीक है ना। ठीक है बेटा, चलो तो ये अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं
कि धात्विक सॉलिड मतलब मेटालिक ठोस क्या है, मेटालिक, ये एनसीईआरटी के क्रम में हम लोग चल रहे हैं, मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। इनमें धनायन इलेक्ट्रॉन रूप समुद्र में डूबे रहते हैं। जो इसमें धनायन जो है ना, देख रहे हो, धनायन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो समुद्र के रूप में नीचे ही मतलब डूबे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रूप समुद्र में डूबे रहते हैं। इसमें धनायन इलेक्ट्रॉन रूप समुद्र में डूबे रहते हैं, ठीक है। ये विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। कौन? मेटालिक सॉलिड। ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये पॉइंट याद रखना, ये सब पॉइंट में से सारा जो पॉइंट है वो कॉमन है। ये अधात वर्धनीय तन्य होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण सभी धातु जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है मेटालिक ठोस हैं। और ये इनका जो इसमें धनायन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन रूप से समुद्र में जैसे इलेक्ट्रॉन डूबे रहते हैं ना, वैसे प्रकार के देख रहे हो यहाँ पे मेटालिक ठोस, ये देखो धनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन डूबे रह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की इसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है ना। कोवैलेंट सॉलिड में जो होता है ना, वो सहसंयोजक नेटवर्क होता है। कोवैलेंट सॉलिड का मतलब होता है सहसंयोजक ठोस। जो ये नेटवर्क ठोस होता है, मतलब एक जैसे, मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध होता है। उसमें क्या होता है कि परस्पर एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करने से बंध बनता है, ठीक है ना। तो जो एक इलेक्ट्रॉन जो आप शेयर करते हैं, इससे कई सारे एक मतलब नेटवर्क के रूप में बन जाते हैं। कभी कोई एजेंट को देखे हो, एजेंट क्या करता है, पूरा नेटवर्क बनाता है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड से नेटवर्क बनाता है कि उनका लेन देन इक्वल रहता है, ठीक है ना। तो इसमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये परमाणु परस्पर मिलकर विशेष अणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? विशेष अणु का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, ये अत्यधिक कठोर व उच्च गलनांक वाले होते हैं। पॉइंट देखो, ये अत्यधिक कठोर व उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये ठोस तथा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये जब ठोस अवस्था में हो, ये जब ठोस तथा पिघली दोनों अवस्था में हो ना, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण जैसे इसमें आता है हीरा, डायमंड, सिलिकॉन, कोरिएंडम, और ये सब आता है एल्युमिनियम नाइट्रेट। ये सब चीज़ें इसमें इसका एग्जाम्पल है किसका? सहसंयोजक ठोस का, नेटवर्क सॉलिड का। हीरा, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्युमिनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। जो इसमें अपवाद ग्रेफाइट है, ये क्यों है अपवाद, इसके बारे में जान लेते हैं। यह षटकोणीय परतों के रूप में होती है, ठीक है ना। ये परतें एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं, परस्पर ऐसे फिसलती रहती हैं, एक स्लाइड करती रहती हैं। अतः ग्रेफाइट नरम होता है, जबकि ये सहसंयोजक ठोस जो होता है ना, कठोर होता है, और ये नरम होता है। इसी वजह से इस पर स्लाइड करती रहती हैं एक दूसरे पे। एक जो ग्रेफाइट कण है, जो परतें हैं, एक दूसरे पर स्लाइड करती रहती हैं। तो इसमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। जबकि ये भी जो होता है ना, ठोस तथा पिघली हुई अवस्था में विद्युत का ये कुचालक होता है। जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वजह से ये विद्युत का सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट। इसलिए ये अपवाद है, सहसंयोजी मतलब कोवैलेंट सॉलिड का ये अपवाद है। अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एक्सेप्शन, ठीक है। ये भी चीज़ें बताते हुए हम चलेंगे, ठीक है। चलो ये देखो, कोवैलेंट सॉलिड जो है आपका, वो नेटवर्क लाइक ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाता है। देख रहे हो, ये पूरा एक, ये मान लो कि एक कोई एजेंट बीच में है और पूरा ये बना के रखा है फील्ड, ये देख रहे हो ऐसे। तो ये फील्ड कैसे बनते हैं? ये बनते हैं दोनों के इक्वल शेयरिंग से। कोवैलेंट मतलब क्या होता है कि एक इक्वल शेयरिंग से, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का अंतरा आणविक बल के आधार पर 4 भागों में क्रिस्टलाइन सॉलिड को बांटा गया है, जो कि हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो बात करेंगे वो कुछ और मज़ेदार लेक्चर होंगी और कुछ और नए चीज़ों को लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इतने चीज़ों को ध्यान में रखिए और जल्दी से कॉम्पैक्टली इसको अपने नोट्स पे फटाफट उतार लीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।